समझती हूं, जानती हूं, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो इस वक्त करनी बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान का नौजवान, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के कारकुन भी शामिल हैं, उनका किरदार सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। आप सबको ये इदराक है, शऊर है और होना भी चाहिए कि आपके मुल्क में आज क्या हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। जानते हो ना ये सब? देखो, रियासत के कई सतून होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होती है, जुडिशरी होती है। सबसे पहले जरा हुकूमत एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत नवाज शरीफ से छीनी गई और एक इकामा पर नवाज शरीफ को बाहर कर दिया गया, आपके नुमाइंदे नवाज शरीफ को ऑफिस से उठाकर बाहर कर दिया गया एक एक्सपायर्ड इकामा के ऊपर। उसके बाद 2018 का इलेक्शन चोरी कर ये जो नालायक और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई है। तो आज बताओ, एक पेज पर होने के बावजूद इस बस को जो रोज जलती भी है और धक्का भी लगाना पड़ता है, इस बस को जिसका ड्राइवर ये सिलेक्टेड है, ये बस चल नहीं रही। पाकिस्तान, मुझे हाथ उठाकर बताओ, पाकिस्तान चल रहा है आज? पाकिस्तान चल रहा है आज? हुकूमत चल रही है आज? रोज सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहली खबर क्या मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज्यादा हो गई है। अभी जो मियां साहब ने बात की तो मुझे यहां से अंदाजा हुआ, एक आवाज आई कि पहले 100 रुपए में, इधर से मुझे कहीं आवाज आई थी कि पहले 100 रुपए में हांडी रोटी हो जाती थी। अब होती है? अब 1000 रुपए में भी होती है? भाई, जब रोटी 30 रुपए की हो गई हो तो एक घर में जिसमें 8-10 खाने वाले हैं वो अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे? और गैस का हाल देख लो, गैस आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े। एक खानदान जिसका 25,000 रुपया महीने की आमदन है, उसको 50,000 रुपए का बिल आ रहा है बिजली और गैस का। और फिर एक मिनट, वो पता है ना कौन कहता था कि सबज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा? कौन कहता था? आज सबज पासपोर्ट की इज्जत तो क्या होनी थी, पूरी दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स ही बैन कर दी हैं। और मुल्कों ने, कोई ये कहता था ना कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, तो कहां है आज वो वजीर आजम जो साइकिल पे जाता था? आज वो जाली वजीर आजम जब किसी शहर में आता है तो अवाम को भेड़ बकरियां समझकर उनका पूरा शहर का शहर ही सील कर दिया जाता है। भाई तुम्हें क्या खतरा है? खतरा तो नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान को था, जिसने जब इक्तदार संभाला तो हर रोज मुल्क में धमाके होते थे और हर रोज मुल्क पे ड्रोन अटैक्स होते थे। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 जंगें लड़ी। कौन सी जंगें? ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद। और फिर भी वो जंगें भी लड़ रहा था, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा भी कर रहा था और अवाम के दरमियान मौजूद भी होता था। आज इस जाली और डरपोक वजीर आजम को कहो जरा अवाम के दरमियान 2 मिनट निकल कर तो दिखाए। और मुल्तान
ملتان کی میری تقریر سنی تھی نا, ملتان کی میری تقریر سنی تھی نا, مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ وہ جو تقریر تھی نا, لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایل این جی اس نے باہر سے منگوانی تھی, وہ اس لیے دیر سے منگوائی کیونکہ اس کے ان دوستوں کا جو اس کے گھروں کے اور کچن کے اور پارٹی کے خرچے چلاتے, کیونکہ ان کے فرنس آئل پلانٹس ہیں, اور فرنس آئل پلانٹ سے جب یہ بنتی ہے تو عوام کو مہنگی ملتی ہے. جانتے ہو کہ 122 ارب کا نقصان ہوا آپ کا, اور یہ 122 ارب کا نقصان جو ہے یہ کس کا ہوا؟ آپ جو اپنی خون پسینے اور محنت کی کمائی سے جو ٹیکس دیتے ہو وہ ان کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. بجائے اس کے کہ عوام کو سستی بجلی ملتی, اس کے کچن کا خرچہ چلانے والے دوستوں کو فائدہ ہوا, لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. اور وہ اعلیٰ عدلیہ کی بات سنی تھی نا, سپریم کورٹ نے کہا کہ بلین ٹری سونامی کے درخت کہاں لگے, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہے, لگتا ہے سارے درخت بنی گالا میں لگ گئے ہیں. لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. اب مجھے یہ بھی پتا چلا ہے, کل مجھے میری دادی کا افسوس کرنے ایک بزنس مین آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری بزنس جو ان کی انڈسٹری ہے اس کے لیے ایل این جی کی ضرورت پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ایک کے بعد ایک جہاز ایل این جی لے کر سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ آج ایل این جی کے انتظار میں ساری انڈسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ایل این جی ملے. اور پھر آ جاؤ ذرا ہسپتالوں کی طرف. آج صبح جب میں نے پڑھا, کون یہ کہتا تھا کہ موٹر وے بنانے سے قومیں نہیں بنتی, ہسپتال اور سکول بنانے چاہیے, تو مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا بتانا کہ پورے پاکستان میں, ایک صوبہ چھوڑ ہی دو, پورے پاکستان میں کیا اس جعلی حکومت نے ایک بھی ہسپتال بنایا؟ اور آپ کو پتہ ہے میں صبح پڑھ رہی تھی کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ کے پی کے میں ہے, وہاں پر آج آکسیجن کے سلنڈرز وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے 7 کورونا میں مبتلا افراد جاں بحق ہو گئے. ہے کوئی اس کو پوچھنے والا؟ کوئی اس کو آئینہ دکھانے والا ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے دعوے آج کہاں گئے؟ ہسپتالوں میں لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ اگر اسٹریچر چاہیے یا ویل چیئر چاہیے غریب مریض کو, اس کو 20 روپے دینے پڑیں گے, 20 روپے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لاہور کا شہباز شریف نے چلڈرن ہاسپٹل بنایا تھا, اس میں 100 بچے صرف فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے. 100 بچے, کیونکہ جو پنجاب حکومت اس کو شہباز شریف کے وقت میں گرانٹ دیتی تھی, وہ ظالم حکومت میں وہ گرانٹ ختم کر دی گئی. اور سوچو ان ماں کا حال, سوچو, میں بھی ماں ہوں, میرے بھی بچے ہیں, سوچو کہ کسی ماں کے بچے کا اس لیے انتقال ہو جائے کیونکہ ہسپتال کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور پھر یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, لا اینڈ آرڈر کا یہ حال ہے کہ وہ یاد ہے موٹر وے پر وہ جو ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی کا واقعہ ہوا تھا, یاد ہے نا؟ وہ ساری خواتین مجھے بتائیں کہ وہ بیٹی قوم کی, پاکستان کی بیٹی کی بے حرمتی کا واقعہ کس کس کو یاد ہے؟ اس کے بچوں کے سامنے اس کی بے حرمتی کی گئی, اور ان کے حکومتی اہلکار کہتے ہیں کہ بھائی اس عورت کو کیا ضرورت تھی رات کو اکیلے گھر سے نکلنے کی.
ये जो हुकूमत है, कहता था मैं 9 दिन में 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, और ये जो करप्शन खत्म करने के दावे हैं ना, अभी देखना मैं आसिम सलीम बाजवा का नाम दूंगी तो मीडिया मुझे म्यूट कर देगा। आप जानते हो कल काजी फाइज ईसा को जानते हो ना? कल काजी फाइज ईसा ने अपनी पिटिशन में ये कहा है कि आसिम सलीम बाजवा की एहलिया की 13 कमर्शियल और 5 रिहायशी प्रॉपर्टीज अमेरिका जैसे मुल्क में उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। भाई जरा है किसी कोर्ट में इतनी हिम्मत? नवाज शरीफ जैसे 3 दफा के वजीर आजम को, जो अपनी बेटी समेत 200 पेशियों में उसने भुगता इस इंतकाम को, अपने बाप से लेकर अपने पोते तक का 3 नस्लों का हिसाब दिया। है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को बुलाकर पूछे कि भाई तुम लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले, वो भी कौम के पैसों से, तुम्हारे पास इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कहां से आई? और एक बात, अभी आप सब नारा लगा रहे थे ना आसिम बाजवा रसीदें दो, तो कोई कोर्ट उससे रसीदें मांगे ना मांगे, किसी अदालत में इतना हौसला हो ना हो कि उससे रसीदें मांगे या ना मांगे। वो नैब का चेयरमैन कहता था ना कि मैं फेस नहीं केस देखता हूं, तो अब उसको आसिम सलीम बाजवा का फेस नजर नहीं आ रहा? नैब उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, एफआईए उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, कोई जाली हुकूमत उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, पाकिस्तान की आवाम आसिम सलीम बाजवा से रसीदें जरूर मांगेगी। जरा नारा लगाओ ना, आसिम बाजवा रसीदें दो। आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा। अभी मुझे ये अता तारड़ मेरा छोटा भाई है, जहांबाज है मुस्लिम लीग नून का, ये मुझे कह रहा है कि इन्होंने आपकी आवाज मीडिया पे म्यूट कर दी है। देखो मैं आज आपके थ्रू, एक मिनट, हाँ ठीक है, आज मैं आपके थ्रू मीडिया को भी पैगाम देना चाहती हूं। ये हुकूमत बहुत चालाक है, इसने एक मीडिया हाउस को दूसरे मीडिया हाउस से लड़ा दिया है, एक एंकर को दूसरे एंकर से लड़ा दिया है, और आज मीडिया इतना भी आजाद नहीं है कि एक रिटायर्ड अफसर का नाम टीवी पर चला सके। और जो चैनल्स दबाव का सामना करने से इनकार करते हैं, या जो चैनल्स अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उनके सरबराहों को नैब की डिटेंशन सेल्स में फेंक दिया जाता है। आपको पता है ना कि जो जियो के सरबराह हैं, आजकल जियो बहुत हमारे खिलाफ है, मगर मुझे सब समझ आती है कि प्रेशर ऊपर से है, और सब चैनल्स आजकल जो सबक पढ़ाया जाता है, जो कागज पे लिखा हुआ आ जाता है, जो फोन आ जाता है कहीं से एक छोटे से अफसर का भी, उनको मानना पड़ता है। मुझे पता है वो मजबूर हैं, लेकिन क्या सदा इस तरह ही मजबूरी में बैठे रहोगे? पाकिस्तान के जितने भी ऑनरेबल एंकर्स थे, जो सच और हक को बोलने की ताकत रखते थे, उनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। उनके चैनल्स को ये कहा गया कि अपने फलां एंकर को जो बहुत बोलता है उसको बाहर निकाल दो, वरना हम आपका चैनल बंद कर देंगे। और चैनल्स बंद भी हुए,
वो सब आज छोटे से लेके बड़े सहाफी आज कैदों में हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी तरह दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, और ये सब घरों से उठा लिए जाते हैं। और जाली वजीर आजम टीवी पर आकर कहता है मुझे तो नहीं पता किसने उठा लिया। भाई अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि कराची पे मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी के कमरे पर किसने हमला किया था और कौन उसका दरवाजा तोड़कर उसके कमरे तक आ गया था, किसने कैप्टन सफदर को अगवा किया, किसने आईजी सिंध को अगवा किया, किसने इन सहाफियों को उठाया, तो फिर तुम्हारा नाम मिस्टर खामखा क्यों ना रख दे पाकिस्तान की आवाम। तो मैं आज पाकिस्तान के मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि अच्छा कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने म्यूट नहीं किया, और सब मिलकर उन चैनल्स को सलाम करें। साथ साथ खबरें आ रही है, हमारा मीडिया सेल भी बहुत तेज है माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम उस मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे, कब तक ये बर्दाश्त करोगे कि हक और सच बात कहने के लिए तुम्हारे घरों से दिन दिहाड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट में, तुम्हें सड़क पे घसीटते हुए उठाकर डालों में डालें और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएं कि वापसी पे तुम्हें यह कहना पड़े 2 दिन के बाद कि भाई मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था। तो मीडिया भी किसी का आलाए कार बनने से इनकार कर दे तो मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है कि इतने सारे चैनल्स को इकट्ठा, अगर ये इकट्ठे हो जाएं जुल्म के खिलाफ, तो मैं देखूंगी किसमें इतनी हिम्मत है कि मीडिया के अंदर भी दरार ला सके। इसी तरह मैं पाकिस्तान की जुडिशरी की भी बात करना चाहती हूं। अभी आपको पता चला ना कि अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वो भी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। भाई आपको याद है जब मैंने अरशद मलिक की वो वीडियो चलाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको पता है कि मैंने कितने खुफिया रखकर, मियां साहब तब कोट लखपत जेल में थे, तो मैंने चुपके खुफिया तौर पे वो अनाउंस नहीं किया। सब पूछते रहे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी है, तो मैंने कहा कि कोई मामला है, तो वीडियो चला दी जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलवाई गई। और मैं आज, आप जानते हो ना, कल काजी फाइज ईसा साहब ने पिटिशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल था, और जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो मुझे लॉन में टहलने के लिए ले गए और उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कहा कि आपके खिलाफ तो रेफरेंस आने वाला है, इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आने वाला है, आप रिटायर हो जाएं और इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ को ये डराते थे, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो उसको कहते थे ये कर दो वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे, और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा देके घर चले जाओ वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने जुल्म अपने ऊपर सह लिया। जानते हो ना कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जानते हो ना? नवाज शरीफ को शाबाश है कि वो ये जानता था कि अगर मैंने इस वक्त इनकी बात से इनकार किया तो पीछे पीछे क्या आ रहा है। वो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने कहा कुछ भी कर लो, पाकिस्तान के अवाम ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा कि इस कुर्सी से मुझे उठाए। तो मैं जजेस को
میں اپنی معزز عدلیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان احکامات کو مانتے ہیں تو پچھلے جو 2 چیف جسٹسز کا حال ہوا ہے، جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب احتراماً یا ان کے خوف کے مارے ان کو سلام کرتے ہیں، جب وہ کرسی چھوڑ کر جاتے ہیں تو کوئی ان سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے 2 سال اپنے 3 سال نکال جائیں تو آپ کہیں کہ میں بہت کامیاب ہوں. کامیاب وہ انسان ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کو لوگ یاد کریں اور کہیں کہ بندہ بالکل ٹھیک تھا، بندہ بہادر تھا. جیسے آج ان کا کیا نام ہے جو فوت ہوئے جسٹس پشاور والے، وہ جو سیٹھ وقار صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں فرق دیکھ لیں لوگوں میں. سیٹھ وقار صاحب پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جنہوں نے مشرف کو سزا دی تھی پھانسی کی، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جب بھی تاریخ ان کو یاد کرے گی ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور ذرا یہ بھی سوچ لو کہ یہ چیف جسٹسز جو ابھی گھر گئے ان کو عوام کس نام سے یاد کرے گی. تو میں ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، کہ ان کو پریشرائز کرنے والوں کے چہرے عوام کو نظر نہیں آتے. وہ بہت چالاک لوگ ہیں، وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تاکہ ان کے چہرے عوام کو نظر نہ آئیں. عوام کو ججز کے چہرے نظر آتے ہیں اور وہ ججز کے کرداروں کو، ججز کی جو نوکریاں اس کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتے ہیں. تو اگر ججز بھی انکار کر دیں کہ چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہو یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا، جس نے کہا تھا کہ مجھے آ کر کہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو بیل مت دینا، ہماری 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی. اب وہ بیچارہ کب سے انتظار میں کہ اس کو انصاف ملے، اب سنا ہے کہ ان کی پٹیشن بھی لگ رہی ہے. تو دعا کرو کہ ہمارے جو آئین اور قانون پر چلنے والے ججز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے. ان میں سے کسی جج کو میں نہیں جانتی، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون کا بول بالا ہو. پاکستان میں انتقام پر نہیں، انصاف پر فیصلے ہوں. اور کوئی جج جس کی فائل ان کے پاس ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ان کے پاس ہوتی ہے وہ ان کے انتقام کا نشانہ نہ بنے. اور پھر ابھی میں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مل کر آئی ہوں، کچھ دن ہوئے، تو ایک ایم پی اے نے جو ٹکٹ ہولڈر تھا، وہ محکمہ زراعت والی بات یاد ہے نا، کہ ایک بیچارے کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ملی، وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور آدمی تھا اور اس کی جیت پکی تھی. اس کو یہ کہا گیا کہ تم مسلم لیگ نون کا ٹکٹ واپس کر دو 2018 میں. اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا. میں کیوں کروں؟ تو اس نے کہا تم آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جاؤ. اس نے کہا بھائی میری جماعت مسلم لیگ نون ہے، میں بے وفا آدمی نہیں ہوں، تو میں کیوں ٹکٹ واپس کر دوں اور آزاد کھڑے ہو جاؤں؟ تو اس کے منہ پہ ان لوگوں نے تھپڑ مارے. اب مجھے یہ بتاؤ، میں سارے پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے مخاطب ہوں، مجھے بتاؤ کہ آپ کی یہ اب آپ کا فیوچر ہے کہ اگر آپ اپنی وفاداریاں بیچنے سے انکار کرو گے تو آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں گے؟ کب تک یہ ظلم آپ برداشت کرو گے؟ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہو، اپنی عزت کا پاس آپ کو ہونا چاہیے. اگر میں نے اپنے جو لاہور میں اب 13 کو انشاءاللہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو میں نے اپنے لوگوں کو کہا، میں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہا، میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایف آئی آر کٹ جائے گی، گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے، تو کہو اٹھا کے لے کے جانا ہے تو لے جاؤ، گرفتار کرنا ہے تو کر لو، نہ ہم گھر بیٹھیں گے نہ اپنی وفاداریاں چھوڑیں گے. اور یہ جانتے ہو نا کہ ایک ایک جلسے کے بعد 3,000 ایف آئی آر کٹتی ہیں. تو میں آج پرویز انکل کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، وہ یاد ہے نا، ایک منٹ، وہ یاد ہے نا وہ پچھلے زمانے میں جب میں چھوٹی تھی تو جب شادی ہوتی تھی تو دولہا کو وہ
नोटों वाला हार पहनाया जाता था। तो मैंने अपने MNAs और MPs से कहा है कि FIR जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो, ताकि पता चले कि ये हुकूमत और ये जाली और खौफजदा जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। और एक बात मैं आखिर में ये भी कहती जाऊं कि मुंतखब हुकूमतें सही काम भी करें तो वो गलत, उनकी किरदार कुशी होती है। आज पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा उठाकर देख लो खिदमत का, चाहे वो सड़क हो या वो अस्पताल हो या वो यूनिवर्सिटी हो या वो बिजली का कारखाना हो या कुछ भी हो, उस पर आपको एक ही मोहर नजर आएगी और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ, और वो है मोहम्मद शहबाज शरीफ, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर 0 से नीचे ज़ेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और फिर बंदा ताबेदार है, ठीक है। और उसके बाद आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। नहीं, ताबेदार भी है। हाँ, वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बंदा ताबेदार है। वो कहता है कि हम एक पेज पे हैं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। और पाकिस्तान के कर्जे इन 2.5 सालों में आसमान पर पहुंच गए। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना भाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे जिनकी नौकरियां थी, वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई। बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेहड़ी वालों का रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और देखो, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान की जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। और कश्मीर का सौदा हो गया मेरे भाइयों, कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा और ये कहता है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीरियों पर गद्दारी के पर्चे कट गए, लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बंदा ताबेदार है।
आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया। लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत, क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हो और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म सहकर और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस 72 साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, और ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। और मैं सारी जमातों के MNAs को, एक मिनट बेटा, बहुत जरूरी बात है, मुझे पता है मेरी स्पीच जरा लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड MNAs को, MPAs को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं कि अपनी इज्जत को पहचानें। और जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, अब इंशाअल्लाह आपसे 13 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ना सिर्फ खुद आना है बल्कि अपने खानदानों को, अपने दोस्तों को भी लेके आना है, क्योंकि ना ये मरियम नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये PDM का जलसा है। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी, ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा चीनी गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी। तो अब आओ और इंशाअल्लाह 13 को मीनारे पाकिस्तान में अपनी फतह के झंडे गाड़ो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जिंदाबाद। नवाज शरीफ, और जोर से, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को भी हम हाथ उठाकर उनकी अपने भाई से वफादारी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने
उन्होंने मुझे अभी जेल जाने से पहले अपने कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने कहा कि मरियम तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने मुझे जितनी भी लालच दी हो, मैंने आज अपने भाई से बेवफाई नहीं की, तो आज मैं सुकून की नींद सोता हूं। हमजा का केस भी जमानत का, हमजा का केस भी जमानत का लग रहा है कोर्ट में। दुआ करो कि अल्लाह ताला 1.5 साल से बेगुनाह हमजा को कैद, अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फरमाए। तो फिर एक दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया, नवाज शरीफ, 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा। अच्छा बाय द वे कल मैं इंशाल्लाह एक लाहौर में मेरी रैली कल है और एक 2 दिन के बाद है। लाहौर में मैं जगह जगह जाकर लाहौर के अवाम को खुद दावत दूंगी कि वो आए और 13 दिसंबर को जलसे में शिरकत करें। अब आखिर में एक और नारा, पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।